हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। झारखंड अपडेट के आज के 11 जनवरी के सेशन को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं पूरे व्याख्या के साथ। इसके अलावा वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ पुराने प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, जैसा कि हर दिन हम लोग कुछ प्रश्नों को रिवाइज करते हैं, और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन के अंत में जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको बहुत जल्द मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर समय पे मिलता रहे और करंट अफेयर्स से आप अपडेट होते रहें झारखंड अपडेट के इस चैनल को से। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से, जो अभ्यास प्रश्न मैंने पिछले सेशन में पूछा था। और यह अभ्यास प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस संगठन के ट्रिब्यूनल के गठन यानी न्यायाधिकरण के गठन का निर्णय लिया गया है। यानी किस संगठन ने ट्रिब्यूनल के गठन का निर्णय लिया है। मेकन, एचईसी, सेल या सीसीएल। आपको बता दें कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी सीसीएल के द्वारा एक ट्रिब्यूनल के गठन का निर्णय लिया गया है। आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सीसीएल भारत सरकार के न्यायाधिकरण का गठन का निर्णय लिया गया है सीसीएल के द्वारा, और ये पूर्णकालिक विशेष न्यायाधिकरण होगा जिसमें एक पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो सीसीएल में कोयला क्षेत्र में जो भूमि अधिग्रहण होता है और उसका जो मुआवजा दिया जाता है, उससे संबंधित जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसके समाधान में तेजी लाने के लिए यह ट्रिब्यूनल का गठन किया जा रहा है। और साथ ही प्रभावित भूमि मालिकों के स्पीडी जस्टिस को सुनिश्चित करना भी इस ट्रिब्यूनल के गठन का उद्देश्य है। इसके पावर की अगर बात करें कि ट्रिब्यूनल को कौन कौन सा पावर होगा, तो सिविल कोर्ट जैसी इस ट्रिब्यूनल को शक्तियां प्राप्त होगी। वह गवाहों को बुला सकता है, डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकता है और गवाहों की जांच के आदेश भी जारी कर सकता है। यानी एक सिविल कोर्ट को जो शक्तियां प्राप्त होती है, इस ट्रिब्यूनल को भी वैसे ही शक्तियां प्राप्त होगी जिसमें एक पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और नए प्रश्नों में जो आज का पहला प्रश्न है, यह प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 जनवरी 2025 को कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें किस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए, डीजीपी चयन हेतु नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई है। देवघर में नए एम्स के लिए एमओयू साइन किया गया है केंद्र के साथ। 24 फरवरी से 27 मार्च में बजट सेशन होगा, इसकी भी मंजूरी दी गई है, या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में बता दें कि उपरोक्त सभी सही है। यानी डीजीपी के नियुक्ति संबंधी एक नियमावली जो है उसको मंजूरी दी गई है। देवघर में एम्स से संबंधित एमओयू और 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच झारखंड में बजट सेशन को भी मंजूरी दी गई है। आइए इस संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण 9 निर्णय लिए गए हैं 7 जनवरी को कैबिनेट के द्वारा, उसके बारे में जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 जनवरी 2025 को कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें 9 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें जो प्रमुख प्रस्ताव हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह प्रस्ताव जो पहला है उसकी बात करें तो 24 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक बजट सेशन होगा और सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 मार्च को बजट पिछले वर्ष भी पेश किया गया था और इस बार भी 3 मार्च को सदन में झारखंड बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड के सभी 265 प्रखंडों में एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर यानी प्रसार पदाधिकारी, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा झारखंड में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और आईजी महानिरीक्षक के चयन के लिए जो है एक नियमावली बनाई जाएगी। न्यू अपॉइंटमेंट रूल्स होगा ये, ताकि डीजीपी की नियुक्ति की जा सके। इसके संबंध में दोस्तों आपको बता दें कि डीजीपी
ई के लिए जो नई नियुक्ति चयन की जो समिति बनाई जाएगी वो रिटायर्ड जस्टिस, हाई कोर्ट के जो जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में बनाई जाएगी। इसके अलावा रिटायर्ड डीजीपी इसके मेंबर होंगे और सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होंगे इसके मेंबर होंगे, जो यह निर्णय लेगा कि झारखंड में डीजीपी कौन होंगे। अभी तक जो इसके तहत नियुक्ति होती थी वो 3 नाम भेजा जाता था यूपीएससी को, और यूपीएससी फाइनल डिसीजन करके बताता था कि कौन डीजीपी होगा। अब झारखंड सरकार खुद नियमावली बना रही है जिसमें चयन प्रक्रिया झारखंड में ही होगा। इसके लिए कुछ नियमावली होगी जिसके कुछ सदस्य होंगे जो फाइनली निर्णय लेंगे। इसके अलावा देवघर में एक नए एम्स स्थापित करने के लिए भी झारखंड सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक एमओयू का प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य में ऊर्जा विकास निगम यानी एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में एमडी और निदेशकों की नियुक्ति के नियमावली में भी संशोधन की बात की गई है, जिसमें निदेशक की उम्र सीमा जो है रिटायरमेंट की वो बढ़ाने की बात की गई है और इसे भी मंजूरी दी गई है। अब जो रिटायरमेंट का एज होगा निदेशकों का वो 65 वर्ष होगा। प्रश्न नंबर 2 है 18 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? इंद्राणी राय, अश्वनी कुमारी, निकी प्रसाद या आनंदिता किशोर। आपको बता दें कि आनंदिता किशोर तो कि धनबाद की क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है। इनका चयन किया गया है T20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है, आनंदिता किशोर। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होने वाला है, जनवरी में ही शुरू होने वाला है। इसमें झारखंड के धनबाद की आनंदिता किशोर का भारतीय टीम में चयन की घोषणा की गई है और ये झारखंड की पहली इंटरनेशनल फीमेल क्रिकेटर होगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्रिकेट में भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वहीं जो टूर्नामेंट वर्ल्ड कप T20 आयोजित होने वाला है जनवरी में, इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि ये अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका आयोजन 18 जनवरी से शुरू होगा और 18 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक ये चलेगा। इसका आयोजन मलेशिया में किया जाएगा और निकी प्रसाद इसकी कैप्टन होगी और आनंदिता किशोर 15 मेंबर टीम में शामिल होंगी। वहीं आनंदिता किशोर के बारे में दोस्तों बात कर ले, जो कि वीमेन क्रिकेटर है झारखंड की। धनबाद में इनका जन्म हुआ था 2006 में। झारखंड की ऑलराउंडर महिला क्रिकेटर है और अभी हाल ही में ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत विजयी रहा था। इंडिया टीम बांग्लादेश को हराकर इंडिया टीम विजयी रही थी। उस टीम में भी आनंदिता किशोर टीम में शामिल थी। और अभी जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है T20 वर्ल्ड कप, जो 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच खेला जाएगा, उसमें भी आनंदिता किशोर को शामिल किया गया है 15 मेंबर टीम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और यह प्रश्न है RYP नेशनल रैंकिंग पिकलबॉल टूर्नामेंट में झारखंड के खिलाड़ियों को कुल कितने पदक हासिल हुए हैं? 2, 6, 8 या 10। आपको बता दें कुल 8 पदक झारखंड के खिलाड़ियों को हासिल हुए हैं पिकल बॉल टूर्नामेंट। आपको बता दें कि पिकल बॉल एक नया गेम है। वैसे 70 से ज़्यादा देश खेल रहे हैं, शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं इसके बारे में आज इस सेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर के जवाब में पिकल बॉल के संबंध में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। आपको बता दें RYP नेशनल रैंकिंग पिकल बॉल टूर्नामेंट का आयोजन अभी हाल ही में भुवनेश्वर में किया गया 3 से 5 जनवरी के बीच, जिसमें झारखंड को पदक मिला है और झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 8 पदक जीते हैं, जिसमें सिंगल, डबल और मिक्स्ड खेला जाता है। जैसा कि बैडमिंटन, टेनिस या टेबल टेनिस में खेला जाता है वैसा ही। वैसे पिकल बॉल के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि नया गेम है और बहुत जल्द इसे हो सकता है कि 2028 के ओलंपिक में इसे शामिल कर लिया जाए। इसकी शुरुआत वाशिंगटन अमेरिका में 1965 में हुई थी और पिकल बॉल खेलने वाले जो देश हैं वर्तमान में 70 से अधिक देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। यह एक मिश्रित खेल है, यानी पिकल बॉल जो खेला जाता है टेनिस, TT, बैडमिंटन का एक मिला जुला रूप है। अगर इस
पिकल बॉल के बारे में दोस्तों आपको बता दें, जो इसका पिच होता है यानी जिसे कोर्ट कहते हैं वो बैडमिंटन की तरह होता है, और इसका जो रैकेट होता है जिसे पैडल कहते हैं वो टीटी के तरह होता है, यानी टेबल टेनिस का जो रैकेट होता है उस तरह से छोटा सा। इसके अलावा जो टेनिस की जो है लॉन टेनिस की अगर हम बात करें तो जो इसका नेट होता है वो लॉन टेनिस के तरह ज़मीन पे ही लगा हुआ होता है, ज़मीन से कुछ ही हाइट पे होता है। और जो पॉइंट वगैरह की बात करें तो बैडमिंटन की तरह इसमें पॉइंट भी गेन किया जा सकता है सर्विस के द्वारा। इसके अलावा रैकेट और बॉल्स की बात करें तो इसका जो रैकेट होता है जो टेबल टेनिस जो होता है उसके तरह छोटा रैकेट होता है, उसे पैडल कहते हैं। और जो बॉल होता है वो प्लास्टिक का हॉलो बॉल होता है जिसमें कई सारे छेद होते हैं, 26 से 40 छिद्र होते हैं इसमें, और हॉलो बॉल होता है, खोखला होता है और स्पेसिफिक पैटर्न में इसे बनाया जाता है। वैसे इसे इंडोर और आउटडोर दोनों खेला जाता है। प्लेइंग कोर्ट की बात करें तो 44x20 वर्ग फुट में बनाया जाता है कोर्ट, और सिंगल, डबल और मिक्स डबल तीनों तरह के गेम इसमें खेले जाते हैं। वहीं एसोसिएशन द्वारा 2028 में ओलंपिक गेम्स में इसे शामिल किए जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और अगर इसके नामकरण की बात करें कि पिकल बॉल का नामकरण कैसे पड़ा पिकल बॉल, तो 3 बुजुर्ग एक जगह कहीं बैठे हुए थे और उनके दिमाग में आया और इन्होंने इस खेल का नाम पिकल बॉल कर दिया। वैसे बता दें इनमें से एक बुजुर्ग ऐसे थे जिनके कुत्ते का नाम पिकल्स था, और इसी के नाम से इस खेल का नाम भी पिकल बॉल कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, अचीव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड लिव योर ड्रीम लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण किया गया? सुशील एक्का, निर्मला पुतुल, शब्दा शर्मा प्रीति या डॉक्टर महुआ माझी? आपको बता दें सुशील एक्का के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है जिसका लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें यह पुस्तक है अचीव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड लिव योर लाइफ ड्रीम। सुशील एक्का इसके लेखक हैं। अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करें और अपने सपनों का जीवन जिए, इस अंग्रेजी जो है इसका ट्रांसलेशन है। अब पुस्तक का लोकार्पण जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रांची में किया गया 6 जनवरी 2025 को। अब बुक के कंटेंट की बात करें तो वित्तीय साक्षरता के जरिए लोगों का सशक्तिकरण इसका विषय है, यानी किस तरह से पैसा को इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे इनकम कर सके, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। यानी वित्तीय साक्षरता के जरिए लोगों का सशक्तिकरण करना इस बुक के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न है, झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई को अनिवार्य बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है? विप्रा भाल, शशि प्रकाश सिंह, मदन मोहन कुलकर्णी या अलका तिवारी? आपको बता दें जो ये हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है ये शशि प्रसाद सिंह के नेतृत्व में बनाई जा रही है, जो निदेशक हैं शिक्षा विभाग के। यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस की पढ़ाई को अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया जिसमें कुल 7 सदस्य होंगे। इसके अध्यक्ष शशि प्रसाद सिंह होंगे जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अधिसूचना भी इसके संबंध में जारी कर दिया गया है। और क्लास 1 to 5 और 6 to 8 स्तर के जो बच्चे हैं इन्हें अनिवार्य कर दिया गया है इन भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ना, ताकि अगर उद्देश्य की बात करें तो इन बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना इसका उद्देश्य है, ताकि उनका बौद्धिक विकास और हो सके और शैक्षणिक प्रदर्शन उनका बेहतर हो सके। क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में जिस चीज़ को जितना बेहतर समझ सकता है दूसरी भाषा में उसे नहीं समझ सकता, यही है इसका उद्देश्य। चलिए अब कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करते हैं, और रिवीजन के तौर पर जो आज का पहला प्रश्न है यह है, 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन अब कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में 4थे बार शपथ ले चुके हैं, और सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले हेमंत सोरेन पहले नेता बन गए हैं झारखंड के। झारखंड में कुल कितने चरणों में लोकसभा चुनाव कराए गए थे? आपको बता दें कि मई जून में जो चुनाव कराया गया था 4 चरणों में कराया गया था। अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी को 8 सीटें आई थी और आजसू को
1 सीटें आई थी, जबकि जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें। इस तरह कुछ 14 सीटें हो जाती है, 8-1। और अगर गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को ये कुल 5 सीटें आई थी और 9 सीटें आई थी एनडीए को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा मोटे अनाज की खेती पर किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में अधिकतम कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। एक्चुअली दोस्तों आपको बता दें कि 15,000 रुपये अधिकतम दिया जाएगा। 1 एकड़ पे अगर कर रहे हैं तो 3,000 रुपीज़ दिया जाएगा और अधिकतम 5 एकड़ के लिए पैसा दिया जाएगा 15,000 रुपये, अगर मोटे अनाज की खेती आप करते हैं तो। डीवीसी के नए चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। सेपुरी सुरेश कुमार की नियुक्ति की गई है डीवीसी के नए चेयरमैन के रूप में। झारखंड एकलव्य शिक्षक प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के युवाओं को हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रतिमाह कितने रुपए उपलब्ध कराएगी। ये 2,500 रुपये उपलब्ध कराने की बात की गई है झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, डीवीसी की किस वर्ष तक सौर ऊर्जा परियोजना में 20,000 करोड़ का निवेश करने की योजना है। ये डेट दोस्तों 2030 फिक्स किया गया है ईयर। युवा छात्र नेता जयराम महतो किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। आपको बता दें जेएलकेएम के जो नेता हैं युवा नेता जयराम महतो, ये गिरिडीह से चुनाव लड़े थे जो हार गए, परंतु बाद में विधानसभा चुनाव में वे डुमरी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं। सेब के किस वैरायटी की फल रांची में फल दे रहा है जो काफ़ी चर्चा में है। आपको बता दें कि ये अन्ना वैरायटी है और ये वैरायटी के कारण ही ये जाना जा रहा है और इसकी खेती शुरू की गई है झारखंड में, रांची में। 7 जुलाई 2023 को डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के कितने वर्ष पूरे हो गए। आपको बता दें कि 2023 में ये 75 वर्ष का हो गया। डीवीसी 1948 में स्थापना हुई थी डीवीसी की। किन 2 राज्यसभा सदस्यों के स्थान पर झारखंड में 2 नए राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें जो 2 नए जो राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं वो जो 2 राज्यसभा सांसद हैं जो धीरज और समीर उरांव के स्थान पर शामिल हुए हैं, वो बता दें आपको प्रदीप वर्मा हैं जो कि बीजेपी के हैं और सरफराज अहमद जो कि कांग्रेस के हैं। सरफराज अहमद, और इन दोनों को राज्यसभा के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है धीरज साहू और समीर उरांव की जगह, क्योंकि इन दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष का खत्म हो गया था। चलिए दोस्तों अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है 6ठे विधानसभा में निर्विरोध स्पीकर चुने गए रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं। नाला विधानसभा, घाटशिला विधानसभा, जामताड़ा विधानसभा या रांची विधानसभा। तो इसका जवाब आप कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट सेशन में इसका उत्तर भी देखेंगे और इसे डिटेल में भी जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।